अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड द्वारा आयोजित मेधावी विद्यार्थी एवं प्रधानाचार्य व शिक्षक सम्मान समारोह 2023 का आयोजन सिद्धार्थ इंटर कॉलेज जटवाड़ा नवयुग मार्केट गाजियाबाद में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई जिलों के मेधावी छात्रों छात्राओं व शिक्षकों को मंच के माध्यम से मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र व बाबा साहब के जीवन परिचय पर पुस्तक देकर सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षक व प्रधानाचार्यों को भी मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। संस्था की ओर से इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गंभीर सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर गाजियाबाद, अति विशिष्ट अतिथि राजेश श्रीवास, जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद, साथ ही विशिष्ट अतिथि संतोष कुमार तहसीलदार बुलंदशहर रहे, प्रेमचंद खंड अधिकारी संबल, सुशील कुमार, बबलू सिंह, हर्षरूप ठेकेदार, अध्यक्ष रविदास टेम्पल ट्रस्ट, नरेंद्र कुमार बिल्लू, संतोष कुमार, रमेश चंद गौतम, विनोद जाटव प्रधान जी व विजेंद्र भारतीय रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी द्वारा बाबा साहब के व अन्य महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर किया गया। आए हुए अतिथियों ने मंच के माध्यम से अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को शिक्षा के महत्व को बताया कि कैसे एक मामूली व्यक्ति खास आदमी बनता है। शिक्षा ही है जिसके माध्यम से हम चपरासी से लेकर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक हम बन सकते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रह्मदेव सिंह व महासचिव देवेंद्र कुमार ने आज के सफल आयोजन पर धन्यवाद प्रेषित करते हुए सभी का आभार प्रकट किया। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की यह विशेष खास रिपोर्ट सिद्धार्थ इंटर कॉलेज नवयुग मार्केट जटवाड़ा गाजियाबाद से। सभी सम्मानित आगंतुकों को जय भीम। सम्यक संबुद्ध गौतम बुद्ध जी को नमन, हमारे सभी अग्रजों को नमन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन और साथ में माता रमाबाई जिनका संघर्ष उनके जीवन के साथ जुड़ा रहा उनको नमन। साथियों, हम सब मोटिवेट हैं अपने आदर्श व्यक्तित्वों से और एक प्रकार से बाबा साहब हमारे अधिकारदाता के रूप में हैं। थोड़ा सा मैं उनके जीवन के मुख्य घटना पर प्रकाश डालना चाहूँगा। यहाँ पर जो उपस्थित हुए मेधावी विद्यार्थियों के पेरेंट्स, उनका बहुत बहुत आदर सम्मान जो वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए शोभा बढ़ाई, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान बच्चे के किसी विकास में सबसे पहले माता पिता का होता है। जब वो सम्मान लेते हुए यहाँ दिखाई देते हैं तो हमारा उत्साह उनसे बढ़ता है, जो महसूस करते हैं। लगातार हम देखते हैं कि उनका उत्साह, उनको सम्मान मिलता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। 4 जून 1913 में जब बाबा साहब हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाते हैं तो वहाँ जाकर उन्होंने 2-4 दिन जिंदगी जीने के बाद एक पत्र अपने पिताजी के नाम लिखा और उसमें जो वर्णन दिया उसका सार बताना चाहूँगा कि उसमें उन्होंने दिखाया कि शिक्षा से क्या क्या बदलता है। आगे चल के यही नारा उन्होंने इसलिए दिया जिसका जन्म इसी पत्र से होता है। उन्होंने बताया कि मैं केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका आया और इसी से मुझे उन होनहार बच्चों के बीच में होटल में रेस्तरां में बैठने का मौका मिला
समानता से लाइब्रेरी में बैठने का मौका मिला, उन बड़े योग्य प्रोफेसर से पढ़ने का मौका मिला और आपस में विचार विमर्श करने का मौका मिला। इस अनुभव को जब उन्होंने शेयर किया तो उन्होंने उनसे अपेक्षा की कि भारत में अपने समाज के बच्चों पे शिक्षा के प्रति जागृत करें। आगे चल के जब वो भारत में अपने कार्य शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम 1920 में वो एक यूनिवर्सिटी के बच्चों को, स्टूडेंट्स को संबोधन करते समय शिक्षित बनो का नारा देते हैं। इसी के साथ जब उन्होंने आगे चलकर अपने जीवन में अनुभव किया कि शिक्षा तो हमने प्राप्त की, हमें जन समूह की आवश्यकता है, तो आगे जब उन्होंने एक संगठन चलाए अस्पृश्य नाम से, तब उन्होंने महसूस किया कि इस शक्ति की आवश्यकता है। तब उन्होंने उस नारे दिए संगठन के, और फिर जब संघर्ष की जरूरत पड़ी चबदार तालाब पर, तब संघर्ष के नाम को जोड़ा और 1942 में पुनः ये नारा फिर उद्घोषित किया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वैसे इंग्लिश में यदि उनकी भाषा को देखें, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, थोड़ा सा शब्दों का आगे पीछे का अंतर है, लेकिन हम हिंदी भाषियों ने उसको संगठन को बीच में ले लिया और संघर्ष को बाद में। उनकी भाषा में एजिटेट बीच में था। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो भारत में हमने समझा है, उनके सामाजिक कार्यों को, उनके संवैधानिक कार्यों को तो समझा। अब यदि हम विद्यार्थियों के लिए प्रेरित करना चाहें तो संविधान में कौन सी बात ज़्यादा बड़ी नहीं है, उनको विशेष कर ध्यान रखें कि अनुच्छेद 13 जो कहता है कि आज इस संविधान के लागू होते समय इनको प्रभावित किए बिना जो भी नियम उपबंध पहले बनाए हुए हैं वो सब निरसित किए जाते हैं। वहाँ से जितने आडंबर, जितनी फोकस, आइडियोलॉजी, जो मौखिक चीज़ें थी भारत की, वो सब खत्म होती है। और अनुच्छेद 51 के जय भाग में वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपदेश देते हैं और एक व्यवस्था देते हैं कि सभी भारतीय लोगों को, भारतीय नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावादी होना होगा, तभी भारत विकसित होगा। इन दो लाइनों को हमारे मेधावी विद्यार्थियों को हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत कुछ बाकी है उसमें, लेकिन दो लाइन सबसे पहले आपके लिए जागृत करती है कि आपका टेम्परामेंट साइंटिफिक हो। इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अच्छा लगता है हमें जब अच्छे अच्छे परसेंटेज लेके हमारे बीच में विद्यार्थी आते हैं, पुरस्कार लेते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं, और हम उन्हें ग्रुप बनाकर हमेशा टच में भी रहते हैं। उनके सहयोग के लिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, उनके फीस के बारे में, अगली हायर एजुकेशन के बारे में उनके साथ खड़े होते हैं। आगे इस कार्यक्रम के पीछे एक इतिहास भी है। हमने इस संगठन के बैनर तले जब ये मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार सम्मान समारोह के रूप में प्रारंभ किया, तो यदि उत्तर प्रदेश के पुराने इतिहास में जाए, 1920 में भारतवर्षीय जाट महासभा आगरा से जो बनी, उनके बैनर तले भी ये कार्यक्रम चलते थे। और उस समय के बहरोई खेम सिंह एमएलसी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। आप ये देखना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने जागरूक पर्सन थे उस समय। बहरोई खेमचंद जी एमएलसी थे और उन्होंने उस समय जाटव नामक पत्रिका भी लिखी, आगरा से प्रेषित हुई मासिक पत्रिका। और उनके जो कार्यक्रम होते थे उसी के तहत 1937 में महानंद मिशन हाई स्कूल, जो आजकल एमएस डिग्री कॉलेज है, इस विद्यालय में 1937 में एक सभा की, जो यहाँ के बाबा गुरुदेव जी गाजियाबाद के उनके निर्देशन में थी। और उसमें उस समय के करण सिंह एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, वो उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए। तो वहाँ पर भी जो हमारे समाज के बच्चे थे, जो बीए करते थे, हाई स्कूल करते थे, इंटर करते थे, क्योंकि उस समय एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं ले पा रहे थे, उनको भी प्रेरित करने के लिए सम्मान समारोह कराए जाते थे। तो उनका उद्देश्य भी यही था कि धार्मिक सुधार की बातें की जाए और सामाजिक सुधार की भी बातें की जाए और पढ़े लिखे बच्चों को सम्मान किया जाए। ठीक उसी प्रकार से ये कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। हमारे संगठन ने भी उसी इतिहास को आगे बढ़ाया है। हम समझ सकते हैं कि जहां बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी महाराष्ट्र में अलग जगा रहे थे, तो हमारे इस पट्टी पर आगरा से भी अलग जगाई जा रही थी। इसी कड़ी में अलग अलग सम्मेलन हुआ करते थे। मुझे याद है कि 1932 में अनूपसर कस्बे में भी एक सम्मेलन हुआ था
उन्हीं का। और वहाँ श्रद्धेय केहरी सिंह जो हमारे रिलेटिव भी रहे हैं, अब वो नहीं है, उनके अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ 1932 में। और वहाँ पर भी बीए करने वाले बच्चों के, उस समय के प्रताप सिंह बीए हुआ करते थे, जो आगे जाके अधिकारी भी बने बुलंदशहर से, तो इनको भी सम्मान किया गया था। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? जब हम शिक्षित होते हैं तो हमारे रास्ते खुलते हैं, और शिक्षित होने के बाद हमें मोटिवेशन हमारे जो अग्रज हैं वहाँ से मिलता है। अब हमें एक सीख लेनी चाहिए हमारी बुद्धा थ्योरी से। एटम बम के बनाने वाले वैज्ञानिक ने एक किताब लिखी, उसमें ये वर्णन किया कि लॉर्ड बुद्धा ने उस समय प्रकृति में एक पल में हुए परिवर्तनों को, कितने परिवर्तन को जाना? एक पल में 26,000 परिवर्तन हो रहे हैं उनको जाना। इतना ध्यान उन्होंने लगा दिया। और एक एटम बम के अंदर 16,000 परिवर्तन होते हैं उस यूरेनियम में, जो एटम है। और उन्होंने ये माना कि भारत में ऐसे महापुरुष रहे हैं जो 26,000 परिवर्तनों को एक पल में जान पाए थे, और आज हम एटम बम बना रहे हैं, उसमें भी हम केवल 16,000 परिवर्तन को जान पाए, वो भी एक सेकंड में, जबकि सेकंड पल से भी बड़ा है। भारत पल की बात करता था और यूरोप ने सेकंड की बात की। अब जो बाबा साहब के क्षेत्र की बात करें तो हमें ये समझना होगा कि आर्थिक क्षेत्र में सबसे पहले उन्होंने वार किया। 1915 में जब सबसे पहले हायर एजुकेशन की डिग्री उन्होंने ली, तो थीसिस में किस विषय पर लिखा? प्राचीन भारत का व्यापार। हम कहीं ना कहीं भूल गए। इमर्सन की 3 लाइन थी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सोशल एफिशिएंसी, उसके बाद पॉलिटिकल एफिशिएंसी। इन चीज़ों को बाबा साहब ने बखूबी समझा था, क्योंकि उनसे पुरानी लाइनें थी। तो उन्होंने इन तीनों नारों को उनसे जोड़ा कि जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी हासिल होगी हमको, वो एजुकेशन के रास्ते होगी, और सोशल एफिशिएंसी एजुकेट, और आगे पॉलिटिकल करेंगे तो संघर्ष से होगी। इनसे जुड़ा हुआ ये नारा था, इसको हमने समझा। इसी बीच उन्होंने एक बात कही थी, एकता में जय और द्वैता में जय। आज हम शिक्षक साथियों के बीच में एक शॉर्ट में कहना चाहते हैं, ये बाबा साहब की लाइन है कि हमारे बीच में जितने भी शासन की व्यवस्थाएं बदलें, आज हमारे बीच में एक पॉजिटिव आधार भी है। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, हायर, तीनों को एक पंथ पे लाके एक आयोग का गठन हुआ है, शिक्षा सेवा चयन आयोग। हमें एक मंच पे आना चाहिए, क्योंकि अब हमारे एक समान मुद्दे होने वाले हैं। तो एकता की जरूरत है, और किसी भी संघर्ष के लिए जब संवैधानिक व्यवस्थाएं छोटी पड़ जाएं, उनकी बेईमानी होने लगे, उनको दबा दिया जाए, तो हम भारत के लोग जो पहली लाइन के शब्द हैं, उद्देश्य का आगे, भारत के उद्देश्य का आगे, इसी रूप में हमें एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो ये हमारे संगठन का आह्वान है। इसलिए हमने इसके नाम में किसी प्रकार का ये क्लासिफिकेशन नहीं लगाया था कि ये बेसिक है या माध्यमिक है या हायर है। ये केवल अनुसूचित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन बनाया था। हम एक बैनर तले आए, क्योंकि आयोग भी बन चुका है। हम जब एक साथ खड़े होंगे तो बहुत बड़ी शक्ति होंगे, और हम किसी भी जो प्रतिकूल व्यवस्था चल रही है उनका सामना कर सकते हैं। इसी के साथ अभी अभी आपने इतना सुना कि बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे ऐसे जो सुविधाएं, जो भी सहयोग दिए जाते हैं संगठन के माध्यम से, वो सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये सब आप लोगों के सहयोग से ही संभव है। यहाँ पर डॉक्टर APJ कलाम की एक लाइन, 2 लाइनें हैं, वतन के रेत मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे पता है कि पानी यहीं से निकलेगा, पानी यहीं से निकलेगा। मैं इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय शिक्षक।